हेलो डियर स्टूडेंट, एसएनसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारे आपको बायोलॉजी में लेके आए हैं प्रजनन की विधियां। तो प्रजनन की विधियों में सबसे पहला प्रजनन है अलैंगिक प्रजनन। ये आपको देखना है, हमने इसमें काफ़ी कुछ लिख चुके हैं, हम आपको बता रहे हैं। अलैंगिक प्रजनन में एक तो युग्मक का निर्माण नहीं होता। पहली बात तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो निम्न वर्गीय पौधों में होता है, ये आपको ध्यान देना है। अलैंगिक प्रजनन निम्न वर्गीय पौधों में पाया जाता है। और अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन में हमेशा युग्मक का कभी निर्माण नहीं होता। अब युग्मक क्या है? तो निम्न वर्गीय पौधे क्या हैं, ये तो ध्यान। निम्न वर्गीय जीव क्या हैं, ये लिख के बता देते। निम्न वर्गीय जीव है, जैसे आपने देखे होंगे कवक, ठीक है, शैवाल। अब ये तो इस वीडियो में तो पूरा नहीं हो पाएगा अलैंगिक प्रजनन, अगले वीडियो में हम करने का प्रयास करेंगे, अभी तो हम समझा रहे हैं। कवक, शैवाल, आपने 11 में पढ़े होंगे। ब्रायोफाइट है ना, टेरिडोफाइट, ये पौधे हैं जो अपने यहाँ पौधे प्रायः नहीं पाए जाते, है ना। ये पौधे विदेशों में पाए जाते या बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में पाए जाते। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन पौधों को हम निम्न वर्गीय पौधे कहते हैं। निम्न वर्गीय पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ होती हैं, है ना। अब बात आती है अलैंगिक प्रजनन में क्या नहीं होता, क्या होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में सबसे पहले तो एक बात ध्यान देनी है आपको कि इस प्रजनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता। युग्मक का निर्माण नहीं होता। अब युग्मक क्या है? तो यहां पर देख रहे हैं पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर हम जंतुओं की बात करें, महिलाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इन 46 गुणसूत्र में आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो ये यहाँ पर क्या बन जाते हैं? शुक्राणु। क्या बन जाते हैं? शुक्राणु पुरुष में। और महिलाओं में बन जाते हैं क्या? अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु को ही क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। माने इस क्रिया में युग्मक का निर्माण नहीं होता। युग्मक क्यों बोलते? क्योंकि मूल कोशिका में कितने गुणसूत्र थे? 46 में से कैसे हो गए? आधे। युग्म में से आधे हो गए। 46 गुणसूत्र कैसे थे? जोड़ा में थे। जोड़ा माने युग्म में। अब युग्म में से आधे हो गए, इसलिए हम इनको बोलते हैं युग्मक। अंग्रेजी में बोलते हैं हम इनको क्या? गैमीट। तो आप कहेंगे ये हो गया अंडाणु, ये हो गया शुक्राणु, ये है अंडाणु, तो दोनों को युग्मक बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। इस प्रकार से युग्मक दो प्रकार के हो जाएंगे। यहां गौर करना आप, युग्मक कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के। पहला होगा नर युग्मक, ऐसी पौधों में होता, ऐसी जंतुओं में होता। और दूसरे में होता मादा युग्मक। नर युग्मक को बोलते हैं हम शुक्राणु। अगर पुरुषों की बात की जाए या जंतुओं की बात की जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या? शुक्राणु। और मादा युग्मक को बोलते हैं हम अंडाणु। तो एक बात ध्यान देना है कि हमेशा युग्मकों के निर्माण में कौन सी क्रिया भाग लेती है? अर्धसूत्री विभाजन। इसका नाम ही है अर्ध माने आधी, सूत्र माने गुणसूत्र। माने इस क्रिया के द्वारा कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह जाती है? आधी रह जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं युग्मक। और अलैंगिक प्रजनन में कभी भी युग्मक का निर्माण नहीं होता। और जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होगी। अब एक सामान्य बात और समझना है, जब युग्मक आपस में मिलते हैं, जैसे पुरुष का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, महिला का अंडाणु मिलेंगे, तो पहला इस क्रिया को बोलते हैं हम क्या? निषेचन। निषेचन को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन के बाद एक पहली कोशिका बनती है, उसे बोलते हैं हम जाइगोट। इसमें गुणसूत्र की संख्या मूल कोशिका के समान हो जाती है, क्योंकि 23 गुणसूत्र इसमें थे, 23 इसमें कितने हो गए? 46। अब समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, तो इनमें भी 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। अब कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन वह विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान बनी रहती, पैतृक कोशिका की समान। 46, 2 से फिर 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16, 16 से 32। इस प्रकार से पूरा मानव बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हमेशा कब संपन्न होती है? अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हमेशा युग्मक के निर्माण में संपन्न होती है। तो अलैंगिक प्रजनन के मुख्य काम क्या क्या हैं? कि एक तो अलैंगिक प्रजनन में कभी भी युग्मक का निर्माण नहीं होता। माने अर्धसूत्री विभाजन में, इस क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। और जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो युग्मक का निर्माण भी नहीं होगा। अलैंगिक प्रजनन के द्वारा आपको ये ध्यान देना है कि अलैंगिक प्रजनन की क्रिया के द्वारा हमेशा जो संतानें बनती हैं उन संतानों को आप क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। क्योंकि ये बिना निषेचन के ही बन के तैयार हो जाती हैं। जैसे
अलैंगिक प्रजनन में ऐसे एक कोशिका है, इस कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी है 2n, तो इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी 2n और 2n। कौन सा कोशिका विभाजन हुआ? समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ। 2n माना गुणसूत्र की संख्या दुगनी, इसमें है दुगनी, तो ये बन गई क्या? कोशिका की संतान है। तो एक तो ये ध्यान देना है आपको कि जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें एक ही जनक होता है। क्या होता है? एक ही जनक, माने ये कैसा होता है? यूनिपेरेंटल होता है, एक ही जनक पाया जाता है। एक जनक माना या तो माता या पिता। इसमें लैंगिक प्रजनन में क्या होगा? एक नर होगा, एक मादा होगा, दो मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है क्या? अलैंगिक प्रजनन। वो जो संतानें होंगी वो अपने पेरेंट के हूबहू होंगी, इसलिए ऐसी संतानों को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। और ध्यान देना है बेटा कि ये क्रिया हमेशा किसमें? निम्न वर्गीय पौधों में पाई जाती है। अब अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं क्या होती हैं? तो अलैंगिक प्रजनन की विशेषताओं में आपको ये ध्यान देना है, हम बता रहे हैं आपको अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। फिर अलैंगिक प्रजनन की विधियां तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम एक वीडियो में प्रयास करेंगे आपको समझाने का। अलैंगिक प्रजनन की हालांकि विशेषताएं पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन हम लिखे दे रहे हैं आपको विशेषताएं। एक तो पहली विशेषता है कि इसमें एक ही जनक होता है, एक ही जनक। जनक जानते हैं आप? माता पिता, माने मोनो पेरेंट, एक ही पेरेंट होता है, एक ही जनक होता है। ये सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि अलैंगिक जनन में हमेशा कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री कोश का विभाजन होता है। समसूत्री कोश का विभाजन होता है। तीसरा है कि इस प्रजनन में नर और मादा नहीं मिलते, है ना, माने माता और पिता नहीं होते। संतान का या तो एक ही पेरेंट होगा, या तो माता या पिता, तो जो संतान उत्पन्न होगी वो अपने जनक के समान होगी। संतान अपने जनक के समान होती है, अपने जनक के समान। जनक माने पेरेंट, माता पिता के समान होती। क्यों? क्योंकि डीएनए जहां का तहां आ जाता, डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं आता। संतान अपने जनक के समान होती। चौथा है, इस प्रजनन के द्वारा विभिन्नताएं पैदा नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात है। विभिन्नताएं कब पैदा होती हैं? जब नर और मादा के अनुमान से गुण आपस में मिलते हैं। जैसे मानव हैं, अपन लोग हैं, तो अपने अंदर आधे गुण माता के हैं, आधे गुण किसके हैं? पिता के हैं, है ना। तो अपने जो मूल स्वभाव है वो आधा माता से मिलता है, आधा पिता से, जिससे हमने क्या पाई जाती हैं? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं हमने आपको पिछली वीडियो में ही पढ़ाई थी। रूप, रंग, आकार, संरचना में जो परिवर्तन पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विभिन्नता बोलते हैं। और आपको ये भी ध्यान देना है कि इस प्रकार के प्रजनन में जो होता है, अगर आप लिखना चाहें तो 5वां, युग्मक का निर्माण नहीं होता। जरूरी नहीं है युग्मक का, युग्मक का निर्माण नहीं होता। हमने बताया था अभी ये युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण किसके द्वारा होता है? असूत्री विभाजन के द्वारा। होता ही नहीं है युग्मक का निर्माण। युग्मक 2 प्रकार की होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक। और लास्ट इसमें है कि विभिन्नताएं, निषेचन नहीं होता। जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये है किसकी विशेषताएं? अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। इनको आपको ध्यान रखना है, कॉपी में आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखी थी इतनी लिखना है, हेडिंग बना के नहीं लिखना है। अब है इसमें अलैंगिक जनन से लाभ। तो अलैंगिक जनन से लाभ क्या है? तो अब इसमें लाभ आपको लिखना है। ये हो गए क्या? अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। अब लिखेंगे हम अलैंगिक प्रजनन से लाभ। तो लाभ क्या है अलैंगिक प्रजनन से? तो देखो बेटा, पहला लाभ तो अलैंगिक प्रजनन से है कि इसमें एक ही जनक भाग लेता है, इसलिए इसकी होने की संभावनाएं कैसी होती हैं? बहुत तीव्र होती हैं। क्योंकि लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, तो कई बार जब दोनों संपर्क नहीं कर पाते तो संतान उत्पन्न नहीं हो पाती। तो पहला लाभ तो यही है कि इसमें केवल एक ही जनक होता है। जिससे अलैंगिक प्रजनन की संभावनाएं कैसी होती हैं? अधिक। अतः लिख लेना आप लोग, हम तो सीधा लिख दे रहे। अतः संभावनाएं, अलैंगिक प्रजनन की संभावनाएं कैसी होती हैं? अधिक होती हैं। एक ही जनक होता है, यूनिपेरेंट। दूसरा है कि इसमें, इस क्रिया में हमेशा क्या भाग लेता है? समसूत्री कोश का विभाजन भाग लेता है। समसूत्री कोश का विभाजन के द्वारा यह क्रिया होती है। तो इसमें लिखना है, यह समसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होती है क्रिया। समसूत्री कोश का विभाजन होता है, जो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है।
तीसरा है जीवों का प्रकीर्णन तीव्रता से होता है, माने जीव इस द्वारा जल्दी फैल जाते। ये पॉइंट समझना आप। इस क्रिया द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो बहुत कम समय में ज़्यादा संतानें पैदा हो जाती हैं, वो संतानें बहुत जल्दी से फैल जाती हैं। जैसे कवक देखा होगा, ब्रेड माउल्ट देखा होगा, ब्रेड पे कवक होता, वो कवक जल्दी प्रजनन करता, उस कवक में से थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्पोर बनते। किसके द्वारा बनते? वो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा। वो स्पोर हवा में फैल जाते, इसलिए जो जीव हैं वो बहुत जल्दी धरती पर फैलना शुरू कर देते। तो जीवों का जो प्रकीर्णन होता वो कैसा होता है? इसके द्वारा बहुत ज़्यादा तीव्र होता। तीसरा लाभ है इसका कि प्रजनन की यह एक अच्छी विधि है। अच्छी विधि तो नहीं कह सकते, बायोलॉजी तो इसको अच्छी विधि नहीं कहेगा, लेकिन हाँ इस विधि के द्वारा ज़्यादा संख्या में संतान उत्पन्न होती हैं। ज़्यादा संख्या में संतान, ये अच्छा गुण है, संख्या में संतान उत्पन्न होती हैं। ये ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं कह सकते। अच्छा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, है ना। और यह प्रजनन की एक विधि है, मुख्य विधि तो नहीं कह सकते, लेकिन यह प्रजनन की एक मुख्य विधि है, नहीं कह सकते उसको। हाँ ये ले सकते, यह एक प्रजनन की विधि है, बस यह एक प्रजनन की विधि है। ये प्रायः निम्न वर्गीय पौधों में होता है, तो ये पौधे ज़्यादा विकसित नहीं होते, है ना, ध्यान देना। तो ये पौधे वातावरण की परिस्थितियों को ज़्यादा नहीं सह पाते, बहुत कम सह पाते हैं। तो ये इसमें ये ध्यान देना है कि प्रजनन की यह अच्छी विधि तो नहीं है, हाँ, लेकिन यह एक प्रकार की प्रजनन की विधि जरूर है। एक अच्छी विधि नहीं मान सकते। अच्छी विधि तो कौन सी है? लैंगिक प्रजनन। लेकिन लैंगिक प्रजनन में समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो आपको इसको लाभ ध्यान देना है कि एक तो ये एक जनक होता है, अतः प्रजनन होने की संभावनाएं बहुत जल्दी हो जाती हैं। माना ऐसे नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसी में टाइम लग जाएगा कि जब नर और मादा संयोग करेंगे तब संतान उत्पन्न होंगी, है ना। तो ये इसमें समस्या कम होती। दूसरा, समसूत्री कोशिका भजन के द्वारा एक क्रिया संपन्न होती। समसूत्री कोशिका भजन शीघ्रता से संपन्न हो जाता। जीवों का प्रकीर्णन तीव्रता से होता। संतानें ज़्यादा संख्या में पैदा होती तो बहुत जल्दी ये संतानें फैल जाती, ज़्यादा संख्या में संतान उत्पन्न होती। वो यह एक प्रजनन की विधि है। बस ये इसके क्या हो गए? लाभ हो गए। अगर इसमें आप हानियों की बात करें, है ना, तो हानि इसकी बेटा एक ही है सबसे बड़ी, जो आप लोग देखना, इसके बाद वीडियो खत्म कर रहे हैं हम। हानि इसकी एक ही है। हानि है कि संतानों में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। तो विभिन्नताएं ना पाए जाने से क्या हो जाए? विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, कोई दिक्कत नहीं पाई जाती तो, लेकिन एक प्रॉब्लम तो हो जाती। जिन जीवों में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती वो अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाते, नहीं पाई जाती, जिससे जीव में अपने आप को वातावरण में ढालने की क्षमता क्षीण रहती है। माने ये जीव अपने आप को वातावरण में नहीं डाल पाते, उनमें अपने आप को वातावरण, जैसे मानव है तो मानव धूप गर्मी में भी रह सकता, सर्दी में भी रह सकता, क्योंकि वो वातावरण के साथ लड़ता रहता, उसका सही वातावरण के साथ लड़ता रहता। क्योंकि मानव में और अन्य जीवों में और जंतुओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं किसकी वजह से होती? लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप, क्योंकि लैंगिक प्रजनन में नर और मादा के डीएनए आपस में मिलते हैं, जिससे संतानों में नए गुण उत्पन्न होते हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि लैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जीव अपने आप को वातावरण में नहीं ढाल सकते। और जो जीव अपने आप को वातावरण में ढाल लेते तो वातावरण में ढालने की क्षमता कहलाती है क्या? अनुकूलन। आपने पढ़ा होगा 11th में। तो कुल मिलाकर एक सबसे बड़ी हानि है कि अलैंगिक प्रजनन वाले जीवों में अनुकूलन नहीं पाया जाता, माने वो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल नहीं सकते। इसलिए ये प्रजनन की सबसे बड़ी इसमें कमी है। और एक कमी और है कि अगर लगातार विभिन्नताएं नहीं हो रही हैं, अनुकूलन नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये इन जीवों का विकास आगे हो पाना संभव नहीं है। अर्थात इस प्रजनन के द्वारा जीवों का विकास संभव नहीं है। जैसे मानव है ना, मानव का जीवों का विकास हुआ है, जीवों का विकास संभव नहीं।
मानव में देखा होगा आपने, 11th में पढ़ा होगा कि बंदर जैसे जीवों से मानव धीरे 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 लाखों करोड़ों साल में क्या हुआ, विकसित हुआ है। तो अलैंगिक प्रजनन वाले जीवों में चूंकि विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, तो विभिन्नताओं के द्वारा ही क्या होता है, नई जाति उत्पन्न होती है। आपने 11th में पढ़ी होगी, नहीं तो आपको आगे फिर पढ़ाएंगे हम। चूंकि इनमें विभिन्नताएं नहीं होती, इसलिए ऐसे जीवों का विकास आगे संभव नहीं है। माने इन जीवों से एक नई जाति उत्पन्न होने की संभावना कैसी होती है, बहुत कम होती है। तो आप लोग देखते रहें लगातार इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अभी जो सिंपल है कुछ उसमें खास नहीं है समझाने के लिए। अलैंगिक प्रजनन की कल हम आपको विधियां लेके आएंगे। अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार से होता है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। धन्यवाद।